नमस्कार, अब है न्यूज के 26 नवंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में मैं हर्षित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगर रोड पर रेलवे की जमीन पर प्लॉट काटकर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसका पता रेलवे अधिकारियों को शुक्रवार को उस वक्त चला जब वह जमीन का मौका मुआयना करने पहुंचे। रेलवे की जमीन पर 50 मकान तने खड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन मकानों में से अधिकतर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। इन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। खरीदार परेशान है कि आखिर वह कहां जाए। दरअसल ये मकान आगर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने बने हैं। इन्हें दुर्गा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ 15 बाय 30 के प्लॉट काटकर बेच दिए गए थे। प्लॉट धारकों के मुताबिक यह प्लॉट उन्होंने सतीश भाटी और बाबूलाल भाटी से खरीदे थे और बाकायदा रजिस्ट्री भी कराई थी। रजिस्ट्री होने के बाद ही लोगों ने जैसे तैसे रुपयों का जुगाड़ कर मकानों का निर्माण किया था। इनमें से कईयों ने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी लेकर मकान बनाए हैं। वार्ड नंबर 3 में बने इन मकानों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का गुणगान करने वाली ब्रांडिंग भी की गई है। अब इन मकानों में रहने वालों को 10 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस रेलवे अधिकारियों ने दिया है। रहवासी नोटिस मिलने के बाद सतीश भाटी के घर भी पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें भगा दिया गया। रहवासी समंदर राज सोलंकी ने बताया कि हमने बकायदा जमीन खरीद कर मकान बनाए हैं। अब रेलवे वाले जमीन खाली करने का नोटिस दे रहे हैं। सोलंकी के मुताबिक 12 साल पहले जमीन खरीदी थी। अब ऐसे में हम लोग कहां जाएं? रहवासी शस्त्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि उन लोगों ने भाटी जी से 15 बाय 30 का प्लॉट खरीदा था। प्रधानमंत्री योजना के तहत हमने मकान बनाए हैं। अब रेलवे वाले मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। फिलहाल रेलवे अधिकारी नोटिस देकर गए हैं। इसमें 10 दिन के भीतर मकान हटाने का आदेश है। ऐसा नहीं करने पर मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमने भाटी साहब से मोल जमीन ली है सर, तो हमने मोल ली है और मोल लेके 15-30 का प्लाट हमने मोल लेके घर बनाए हैं और हमारे को सरकारी योजना प्रधानमंत्री की योजना हमको मिली है। वो भी मकान रेलवे वाले तोड़ने के लिए हमें बहुत परेशान करते हैं, हमेशा के लिए आते हैं। और आपसे हमारा निवेदन है कि हमारा ये कार्यक्रम जो रुकवा दिया जाए और हमारे को गरीब आदमी को सताया नहीं जाए। देखो, गरीब इंसान है, यहाँ पे जो पानी है भरा हुआ, यहाँ पे मुश्किल से हमने घर बनाए, मकान बनाए चद्दर वाले, और प्लाट भी लिए थे। पर हमने बना के यहाँ पे रह रहे। फिर बाद में रेलवे वाला आए तो रेलवे वाले बोले कि हमारी जगह है और जगह वाले बोले कि हमेरी है। तो हमने इनका 2 ही जने का वहाँ केस चल गया जी। अब केस चलने के बाद में हम वहाँ पे समय समय पे वहाँ पे जो तारीख पे भी जा रहे हैं, उसके बीच में भी तोड़ फोड़ करने आते हैं हमें और हमको नोटिस पहुँचा गए। वो केस भी वहाँ का जो निर्णय नहीं मान रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बोले कि हम तो केस उस नहीं जाना, हमें तो हमारी जगह खाली चीज़ से लिया था प्लाट जी, और हमने 12 साल से ऊपर हो गए। महाकाल मंदिर में रोजाना तड़के होने वाली भस्म आरती की अनुमति अब शाम 7 बजे बाद भी मिलेगी, बशर्ते भस्म आरती की सीटें खाली हो। नई व्यवस्था बनाकर मंदिर प्रशासन महाकाल मंदिर के व्यवसायीकरण का पूरी तरह दोहन करना चाहता है। शुक्रवार को मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके मुताबिक भस्म आरती की अनुमति प्री बुकिंग के माध्यम से तो होगी ही, ऑफलाइन भी अब अनुमति जारी की जाएगी। यह अनुमति प्रोटोकॉल पुजारी पुरोहितों को जारी अनुमति के बाद बची खाली सीटों पर दी जाएगी। मंदिर के ऑफलाइन काउंटर से हर दिन शाम 7 बजे यह अनुमति जारी की जाएगी। 19 नवंबर से शुरू हुए कार्तिक मेले के लिए शुक्रवार से दुकानों का आवंटन शुरू हो गया। मेले की दुकानों को 3 बाय 3 मीटर का दर्शाया गया है, लेकिन मौके पर साइज केवल 8 बाय 8 फीट निकल रहा है। इससे व्यापारी बेहद परेशान हैं। शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय से दुकानों का आवंटन शुरू किया। 1 महीने के लिए प्रति दुकान 3500 रुपए किराया रखा गया है। सफाई सहित अन्य खर्च जोड़कर 4400 रुपए लिए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुकानों का साइज 10 बाय 10 फीट बताया जा रहा है, लेकिन मौके पर यह 8 बाय 10 फीट निकल रही है। व्यापारी इससे ही खफा है। हालांकि वह बिजनेस की वजह से खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहते। इसी तरह व्यापारियों को दुकानें 1 महीने के लिए दी जा रही है, लेकिन मेला शुरू हुए 7 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में कारोबार के लिए केवल 23 दिन ही मिलेंगे। महाकाल मंदिर में गुजरात की महिला श्रद्धालु की चेन दांतों से काट लेने वाली चोरनी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सकी है। घटना के 7 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अभी तक फुटेज ही खंगाल रही है। पुलिस और गार्ड्स के पहरे के बीच भी मंदिर में चोरी की वारदात और उसके बाद चोरनी का पता लगाने में दिखाई जा रही पुलिस की सुस्ती से मंदिर की छवि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की नजरों में खराब हो रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर 19 नवंबर को गुजरात की हिम्मतनगर का रहने वाला एक परिवार भगवान महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आया था। परिवार के राकेश भाई मिस्त्री, पत्नी हेमा बेन और 3 बच्चे भी थे।
हेमाबेन मंदिर परिसर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर रही थी। उस समय पीली साड़ी पहनी एक महिला ने खुद को घूंघट में छिपाकर दांतों से उनकी चेन काट ली थी और आराम से वहां से निकल गई थी। 3 शिफ्ट में पुलिस और गार्ड्स को मिलाकर 120 लोगों के कंधों पर मंदिर और श्रद्धालु की सुरक्षा का दायित्व है। इसके अलावा मंदिर के चप्पे चप्पे पर 170 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी एक चोरनी द्वारा बड़े आराम से मंदिर में घूमते हुए वारदात को अंजाम देना सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी पर कई सवाल खड़े करता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि घटना के बाद जब महिला श्रद्धालु और उनका परिवार महाकाल थाने पहुंचा तो पुलिस ने आवेदन लेने की खानापूर्ति कर टरका दिया। घटना को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस अभी तक चोरनी को पकड़ना तो दूर, उसकी पहचान भी नहीं कर सकी है। ऐसे में पिछले 7 दिनों से पुलिस का फुटेज देखने का क्रम बना हुआ है। पुलिस की सुस्ती से बाहर से आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कड़वी यादें साथ ले जा रहे हैं। इससे मंदिर की छवि पर भी बट्टा लग रहा है। इधर मामले की जांच कर रहे महाकाल थाने के जांच अधिकारी बल्लू सिंह मंडलोई का जवाब भी कुछ ऐसा ही मिला। उन्होंने कहा, अभी फुटेज देख रहे हैं और महिला को वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। चेन चुराने वाली महिला मंदिर से निकलकर कहां गई, इसका भी पता लगा रहे हैं। सोयाबीन तेल के दाम में लगी आग ने सोयाबीन की कीमतों को भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। मुहूर्त के सौदों के बाद पहली बार मंडी में सोयाबीन 8,499 रुपए क्विंटल के दाम पर बिकी। ये सोयाबीन के समर्थन मूल्य 4,549 से 3,884 रुपए ज्यादा है। सोयाबीन का यह दाम शांति ट्रेडर्स ने चुकाया। किसान बामोरा के लखन परिहार थे। उन्होंने RVS 18 क्वालिटी की सोयाबीन के 15 बोरे बेचे। मंडी सचिव उमेश बसीडिया शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह से खुली नीलामी में किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। कोविड संक्रमण से मृत्यु पर सरकार से मिलने वाली अनुग्रह राशि का आवेदन करने शुक्रवार को बृहस्पति भवन में 39 लोग पहुंचे। बृहस्पति भवन में अनुग्रह राशि के लिए जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल की गई। गौरतलब है कि आधिकारिक तौर पर उज्जैन जिले में कोविड की पहली और दूसरी लहर में 171 लोगों की मौत हुई है। अनाधिकृत तौर पर मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। ऐसे मृतकों के वारिसों को अनुग्रह राशि हासिल करने के लिए RT-PCR रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस रिपोर्ट पर 2 डॉक्टरों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। मौसम साफ होते ही रात को ठंड तो लौट आई है, लेकिन दोपहर में धूप के तल्ख तेवर शहरवासियों को मई की गर्मी का एहसास करवा रहे हैं। दिन के तापमान में उछाल से पारा भी रिकॉर्ड बनाने को बेकरार है। मौसम का अजीब रूप शहरवासियों की सेहत को खराब भी कर रहा है। लिहाजा सर्दी, जुकाम, खांसी और वायरल फीवर के मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं। इन दिनों मौसम के बदलते रंग समझ से परे हैं। दिन में जहां गर्मी का एहसास शहरवासियों को हो रहा है, वहीं रात में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम साफ होने से रात के तापमान में गिरावट आ रही है। वहीं दिन का तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री था, जो शुक्रवार को बढ़कर 31.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं रात का तापमान 15 से गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भैरव अष्टमी शहर में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर भैरव मंदिर में कई आयोजन होंगे। मुख्य आयोजन काल भैरव मंदिर में होगा। यहाँ 2 दिन तक आयोजन किया जाएगा। अष्टमी के लिए काल भैरव मंदिर को आकर्षक विद्युत सज्जा कर सजाया गया है। शनिवार रात काल भैरव का अभिषेक पूजन होगा। 111 तरह के पकवानों का भोग लगाया जाएगा। रात 12 बजे जन्म आरती की जाएगी। रविवार को मंदिर परिसर से काल भैरव की सवारी निकलेगी। सिंधिया परिवार की तरफ से बाबा काल भैरव को पगड़ी चढ़ाई जाएगी। सवारी काल भैरव मंदिर से सिद्धवट तक जाएगी। इस दौरान जेल पर भगवान की आरती की जाएगी। चक्र तीर्थ स्थित बटुक भैरव मंदिर में भी आयोजन होगा। पुजारी वरुण तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे अभिषेक पूजन होगा। दोपहर 12 बजे बाबा को चूल्हा चढ़ाकर श्रृंगार किया जाएगा। शाम 6 बजे बाबा को 56 भोग लगाकर अन्नकूट अर्पित किया जाएगा। इसके बाद भंडारा होगा। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के दायरे में आ रहे मंदिरों की प्रतिमाओं को वैदिक रीति से स्थापित करने की मांग अखाड़ा परिषद के पूर्व महामंत्री परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी ने की है। इतना ही नहीं, अवधेश पुरी जी का कहना है कि संविधान की भावना का सम्मान करते हुए विस्तारीकरण के दायरे में आने वाली मस्जिदों को भी हटाना चाहिए। अवधेश पुरी ने अपना रिकॉर्डेड बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि विस्तारीकरण योजना के दायरे में आ रहे मकानों में स्थापित मंदिरों की प्रतिमाओं का विस्थापन वैदिक रीति रिवाजों से करने और महाकाल मंदिर के आसपास ही करने का अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 70 मीटर के दायरे को आगे बढ़ाते हुए मस्जिदों को भी विस्तारीकरण योजना में शामिल करने की बात की है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का काम चल रहा है, जिसमें करीब 11 मकान प्रशासन वर्तमान में तोड़ रहा है। उन मकानों के अंदर कुछ प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, साक्षी गोपाल मंदिर आदि। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन उनको पूरे विधि विधान से वहाँ से हटाए, उसके आधार पर उसी परिक्षेत्र में उनको स्थान दे। साथ ही प्रशासन को ये भी चाहिए कि केवल हिंदू धर्म के धर्म स्थलों को वह टारगेट न करे। वहाँ तोप वाली मस्जिद है, वहाँ तकिया वाली मस्जिद है,
अनेक मजारे हैं, उनको भी प्रशासन वहाँ से हटाए। केवल ऐसा न करे कि 70 मीटर आप वहाँ पर अपंग आश्रम पर ख़त्म कर दिए कि यहाँ तक हम विस्तार करेंगे, नहीं, उसके जस्ट सामने तोप वाली मस्जिद है, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत ही निष्पक्ष व्यवहार करते हुए, हम भारतीय संविधान में रहते हैं और यहाँ समानता हमारा संवैधानिक मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता भी हमारा मूल अधिकार है। प्रशासन को उनका ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही निष्पक्षता के साथ व्यवहार करना चाहिए। एडीजे आरती शुक्ला पांडे ने बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी हरीश को 5 साल की सजा सुनाई है। उस पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बालिका किराना दुकान पर शक्कर लेने गई थी। इस दौरान हरीश ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गलत हरकत की। बालिका ने घटना की जानकारी पिता को दी। इसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद उसे सजा सुनाई गई। नागदा की एडीजे वंदना राज पांडे ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी आसिफ पिता आशिक को 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना अनुसार नाबालिग 4 फरवरी 2018 को घर से लापता हो गई थी। सब दूर तलाश करने के बाद पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। बाद में नाबालिग को आसिफ से बरामद किया था। नाबालिग ने बताया था कि आसिफ ने उसे जहर पीने की धमकी देकर घर बुलाया था और दुष्कर्म किया था। इस आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई। सिटी गैस वितरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इसमें एसपी, डीएफओ, सीईओ, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ईईपीडब्ल्यूडी को सदस्य बनाया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। फोटो मतदाता सूची के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। संविधान दिवस पर उद्देशिका का वाचन किया गया। बृहस्पति भवन में संसद से प्रसारित कार्यक्रम अफसरों ने सुना। माधवनगर अस्पताल में 2 दिनी हेल्थ कैंप शनिवार से शुरू होगा। इसमें इंदौर और उज्जैन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवाएं देंगे। नगर निगम के सफाई कामगार संघ ने स्वच्छता अवार्ड जीतने के बावजूद सफाई कर्मचारियों के योगदान को भुला देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में इंदौर का उदाहरण देते हुए सम्मान करने की मांग रखी। विक्रम विश्वविद्यालय में संविधान दिवस शुक्रवार को मनाया गया। कुल सचिव प्रशांत पुराणिक ने संविधान निर्माण की जानकारी दी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।